इंडियन को 5 स्टार गाड़ी दे दो और वो टेस्ट भी ना करे, और आपसे बहुत ही ज्यादा कम दाम में वो गाड़ी लेना चाहेगा, जिसमें आप ही का नुकसान है ओवरऑल। भाई हमने गाड़ियों में बहुत बढ़िया सॉफ्ट सॉफ्ट बम्पर्स लगा दिए हैं और बिल्कुल पेडेस्ट्रियन को चोट नहीं लगेगी। सिंपल सी चीज है कि ना गवर्नमेंट को, ना कोर्ट को, और आप लोग जिनके पास पुरानी गाड़ियां हैं, इन तीनों को बहुत जल्दबाजी नहीं करने की जरूरत है इस पर्टिकुलर चीज में। तो हेलो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि दिल्ली में और एनसीआर में सब बातें चल रही थी कि जो है वो बैन हो जाएगा, और बैन हो भी गया। इनफैक्ट बैन नॉर्मल नहीं, इतना तगड़ा बैन कि बहुत सारे कैमरास लगे हुए हैं इवन पेट्रोल पंप्स पे, और पेट्रोल पंप्स वालों के पास भी पावर है कि वो आपकी गाड़ी जो है वो इंपाउंड करा सकते हैं। ओवरऑल देखें तो 62 लाख व्हीकल्स, और जो लगभग 2 से 2.5 करोड़ लोगों को इफेक्ट करेगी, उनके परिवार को इफेक्ट करेगी। लेकिन आप ये चीज जान लो कि जो 10 और 15 साल का बैन है डीजल और पेट्रोल व्हीकल्स पे, वो सुप्रीम कोर्ट ने लगा रखा है 2015 में। तो वहां वो चीज जो है, जब आप गाड़ी चला रहे हो और आपको किसी पुलिस वाले ने पकड़ लिया दिल्ली में, वो पर्टिकुलर चीज फिर भी लागू होगी। लेकिन सिंस दिस इज एन ऑटोमोबाइल चैनल, मैं ये ट्राई कर रहा हूं कि अपनी आवाज आप लोग तक पहुंचाने की, और मे भी अगर किसी ढंग के आदमी पे पहुंच गई तो उसको याद दिलाने की कि जो हमारी ये सब जो पॉलिसीज हैं वो बहुत सारे नॉर्मल लोगों को तंग कर रही हैं, परेशान कर रही हैं, और ये ठीक तरीका नहीं है। और ठीक तरीका क्या हो सकता है वो आज जो है हम डिस्कस करेंगे, और ऑब्वियसली आपको अपनी गाड़ी जो है वो उसका क्या करना चाहिए वो भी हम देखेंगे। और सिर्फ पोल्यूशन का टॉपिक नहीं, हम और भी टॉपिक्स डिस्कस करेंगे जो गवर्नमेंट से रिलेटेड है, लाइक जो हमारा इथेनॉल बढ़ रहा है पेट्रोल में, और स्पेशली लाइक सेफ्टी, जिसपे गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। गाड़ियों की सेफ्टी नहीं, ओवरऑल सेफ्टी। मैं आगे बताऊंगा आपको कैसे। ऐसे तो मेरे पास 1000 टॉपिक से बात करने के लिए, लेकिन आज हम इन 3 टॉपिक से बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैं आपको होस्ट दोस्त सुयश, आप देख रहे हैं ड्राइव श्राइव, एंड लेट्स सी कि कौन सी इस तरीके की जो है वो सरकार या कोर्ट द्वारा की गई चीजें हैं जो आगे भी आने वाली हैं, लेकिन वो पब्लिक इंटरेस्ट में सही नहीं है और होनी चाहिए, और कैसे हो सकती है। तो सबसे पहले चीज ऑब्वियसली हम लोग आ जाते हैं पॉल्यूशन के ऊपर। पॉल्यूशन का सिंपल हिसाब किताब ये होता है कि हम लोग जो इस टाइम रह रहे हैं, स्पेशली दिल्ली एनसीआर के रीजन या फिर और बड़े बड़े मेट्रो सिटीज में, दूसरे मेट्रो सिटीज वाले ये मत समझना कि आपके पास ये रूल नहीं आएगा। ये रूल जो है वो क्योंकि दिल्ली में लागू हो चुका है, तो जैसे जैसे जो दूसरे मेट्रो सिटीज पॉल्यूटेड होते जाएंगे, कभी भी वहां भी वो रूल लागू हो सकता है। सो दैट इज वाई मेरी ये रिकमेंडेशन रहती है कि जो लोग बहुत ज्यादा चलते हैं और किसी पर्टिकुलर बड़े मेट्रो सिटी के आसपास रहते हैं, उनको थोड़ा हाइब्रिड ऑप्शंस पे देखना चाहिए, और थोड़ा सा जो है वो डीजल को अवॉइड करना चाहिए, स्पेशली अगर आपका एक प्रॉपर यूज ना हो डीजल का। बेसिक आइडिया ये है, जो हमारी जनरेशन है या फिर जो आने वाली जनरेशन है, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको सांस लेने में दिक्कत होती है। ठीक है, अब नॉर्मली ये चीज रहती है कि पोल्यूशन बहुत तरीके के होते हैं, लेकिन सिंपल हिसाब किताब ये होता है कि जो कमजोर होता है हमेशा उसी को दबाया जाता है। अब इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो लेट्स से 2 गाड़ियां। अब एक गाड़ी जो है वो आपकी नई है, मतलब काफी नई है, इनफैक्ट 5-6 साल पुरानी में भी, और वो 2-2.5 लाख किलोमीटर चल चुकी है, और उसको जब चलाया तो उसको मेंटेन सही से नहीं किया, तो उस वजह से जो है वो इतना ज्यादा उसकी कंडीशन अच्छी नहीं है। और एक दूसरी गाड़ी है जिसकी कंडीशन बहुत बढ़िया है, वो 15 साल चल चुकी है, लेकिन आज भी अगर उसका पोल्यूशन सर्टिफिकेट निकालोगे, एकदम परफेक्ट हिसाब किताब है। बहुत से लोग इवन डीजल गाड़ियां लेने के बाद भी उतनी अर्निंग नहीं होती है तो नहीं निकलते हैं, उनकी 7-8-9 साल पुरानी हो जाती है गाड़ियां, और वो खड़ी रहती है आराम से, कभी कभी निकलते, कभी कभी चले जाते हैं, इन द इंटरेस्ट ऑफ एवरेज उन्होंने ली थी गाड़ी। तो अब अगर आप दोनों का पोल्यूशन चेक करोगे, तो मे भी जो 2-2.5 लाख किलोमीटर चला चुका है उसका कुछ भी जुगाड़ करके उसने पोल्यूशन सर्टिफिकेट बनवा लिया होगा, और अगर नहीं भी बनवाया होगा फिर भी उसको पेट्रोल तो मिल ही जाएगा। ठीक है, क्योंकि पुरानी तो है नहीं उसकी गाड़ी, कंपैरेटिवली न्यू है। तो ये जो पर्टिकुलर चीज है ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है उन लोगों के लिए जो सही से मेंटेन करके रखते हैं अपनी गाड़ी, उनकी गाड़ी में कोई भी दिक्कत नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक अपडेट है इसके ऊपर, एएनआई में अभी जो है मजिंदर सिंह सिरसा आए थे, जो मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ हैं दिल्ली के, स्टेट गवर्नमेंट के ये मिनिस्टर हैं। अब इन्होंने जो चीज बोली वो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि एएनआई की क्लिप में नहीं चला सकता, आपको बताइए एएनआई क्या करता है। तो एग्जैक्ट इनके वर्ड्स मैं आपको बता रहा हूँ। इन्होंने ये चीज बोली कि सीएक्यूएम का ऑर्डर था, जिसका मतलब है द कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। ये एनसीआर पूरा रीजन देखता है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बोला, सुप्रीम कोर्ट ने जो है 2018 आई थिंक 2015 में पहले भी बोल चुका है कि हाँ गो फॉर इट, कि जो है वो 10 साल डीजल और 15 साल जो है पेट्रोल को खत्म कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन्होंने ये चीज सर्कुलर पास किया, कैमरा इंस्टॉल होने चाहिए, और कैमरा में जो गाड़ी पकड़ ली गई उसको पेट्रोल वगैरह नहीं मिलना चाहिए, ये सब चीजें होनी चाहिए। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं इनके वर्ड्स में कि मैं ये मानता हूं कि अगर कोई गाड़ी 5 साल में पॉल्यूटिंग हो जाती है तो उसको भी आउट हो जाना चाहिए, और अगर कोई गाड़ी 50 साल में भी पॉल्यूटिंग नहीं होती है, बहुत बढ़िया तरीके से चलती है, तो उसको नहीं होना चाहिए। ये कह रहे हैं अगर लाइफ के ऊपर करेंगे तो विंटेज गाड़ियों का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा।
तो इट मीन्स कि ही अंडरस्टैंड्स दिस पर्टिकुलर थिंग जो हम लोग अभी वीडियो में बात कर रहे हैं। अब आई डोंट नो, ये बोल तो रहे हैं कि ये कोर्ट जाएंगे, इसके बाद क्या होगा, लेकिन जो CAQM है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है और वो मिनिस्ट्री ये तय करती है कि जो है वो यहाँ पे NCR रीजन में जो है इस तरीके से गाड़ी बंद होनी चाहिए। तो उनके बीच में जो भी हसल चल रही है, बट दिस इज अ गुड थिंग कि जो दिल्ली के मिनिस्टर हैं सिरसार जी, वो समझते हैं इस पर्टिकुलर चीज को कि गाड़ी जो है वो टाइम से पॉल्यूटिंग नहीं होती है, वो मेंटेनेंस और नंबर ऑफ किलोमीटर्स से जो है उसमें फर्क पड़ता है। तो आप वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो इस पर्टिकुलर चीज को आप बहुत ही सिंपल है कि एक तो PUC मैंडेटरी कर दो, ठीक है। दूसरा एक सिंपल सी चीज है, अगर इतने बड़े बड़े स्टेप्स हो सकते हैं, एकदम से नोटबंदी हो सकती है, एकदम से जो है फास्टैग वास्टैग ये सब हो सकता है, तो ये भी हो सकता है कि जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है गाड़ी का उसमें ये तो लिखा हुआ आ जाता है अगर सर्च करने पे कि इनका पॉल्यूशन एक्सपायर्ड है कि नहीं है, लेकिन अगर एक्सपायर्ड नहीं भी है तो पॉल्यूशन की जो पॉल्यूटेंट डिटेल्स है वो भी लिख के आ। तो ये पर्टिकुलर चीज जो है वो पेट्रोल पंप वालों के पास भी होनी चाहिए, या फिर जो पेट्रोल पंप जिसमें PUC सर्टिफिकेशन सेंटर है वो तुरंत नंबर डाल के ये चीज देख ले कि इसका पॉल्यूशन एक्सपायर हो चुका है कि नहीं हो चुका है। भाई उनको ना दे पेट्रोल, सिंपल हिसाब किताब, उनसे बोले कि भाई तुम पॉल्यूशन करा के लाओ, अगर तुम्हारा ठीक होगा तो जो है वो हम तुम्हें पेट्रोल डीजल दे देंगे। लेकिन सिंपल हिसाब किताब ये है कि उन गाड़ियों पे कोई भी बैन नहीं होना चाहिए जो अंडर लिमिट्स हैं पोल्यूशन की। जो बाहर से आ रहा है 2-3 दिन के लिए उसको रोकना नहीं चाहिए। और सबसे मेन चीज ये है कि कहीं से भी कोई भी गाड़ी हो जो पूरे इंडिया में चल रही है उसका पोल्यूशन इंटैक्ट होना चाहिए। दैट शुड बी द मेन थिंग टू चेक। और वो किस तरीके से इंप्लीमेंट करना है, बहुत ही जो है वो मुश्किल हिसाब किताब नहीं है। मैक्सिमम पेट्रोल पंप्स में जो है वो PUC सर्टिफिकेशन सेंटर भी होता है, वो 2 मिनट में चेक कर सकते हैं। स्पेशली उन गाड़ियों का जो जिसमें दिख रहा है कि वो पीछे से जो है वो काला धुआं छोड़ रही है, फिर कुछ ऐसे छोड़ रही है। और जो लोग बेचना चाह रहे हैं उनको इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए, थोड़ा वेट करना चाहिए इस पर्टिकुलर रूल का कि किस तरीके से आगे पैन आउट करेगा। और जिनकी गाड़ियां पुरानी हो चुकी हैं वो हाँ बात करना स्टार्ट कर दें, मे बी जो है वो पंजाब में या फिर UP में लखनऊ में या इस तरीके से वो बात करना स्टार्ट कर सकते हैं कि वो उनको कहाँ बेचनी है गाड़ियां। लेकिन अगर आप बहुत जल्दी करोगे ना तो सामने वाले आदमी को भी समझ में आ जाएगा कि ये बहुत जल्दी में है और आपसे बहुत ही ज्यादा कम दाम में वो गाड़ी लेना चाहेगा, जिसमें आप ही का नुकसान है ओवरऑल। सिंपल सी चीज है कि ना गवर्नमेंट को, ना कोर्ट को और आप लोग जिनके पास पुरानी गाड़ियां हैं, इन तीनों को बहुत जल्दबाजी नहीं करने की जरूरत है इस पर्टिकुलर चीज में। देखिए ऐसा भी क्यों होता है कि सितंबर तक डिसेंट जो है AQI रहता है, फिर एकदम से दिवाली के पहले ही अक्टूबर में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। वो जो एकदम राइज होता है बहुत तगड़ी तरीके से, उसका एक कारण है। तो उस कारण को भी सबसे पहले सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी पर रखना चाहिए कि उसको कैसे उसका सोल्यूशन ला सकते हैं। अब हम इसी चीज से रिलेटेड आ जाते हैं, जो गाड़ियां पुराना कर रहा है वो है E20 फ्यूल। क्या आपको एक चीज पता है, लिटरली पता है कि 2023 में जाके लगभग जो है वो सारी गाड़ियां E20 कंप्लायंट हुई थी, और आज जो आप नॉर्मल पेट्रोल डलवाते हो वो E19 है इथेनॉल। इसका मतलब जो E10 गाड़ियां हैं जो 2023 तक आ रही थी वो इनकम्पैटिबल हैं आज के नॉर्मल फ्यूल से, जो E19 हो चुका है। इनकम्पैटिबल का भाई, अगर मेरी गाड़ी E10 कंपैटिबल है तो उसका जो फ्यूल पंप है, उसके जो फ्यूल लाइंस हैं, उसका जो इंजेक्टर है, उसकी गारंटी कौन लेगा? मतलब मेरे को बेसिकली जो है, जब मैं नॉर्मल पेट्रोल डलवाता हूं तो मेरे को धोखा मिलता है, मेरे को 9% ज्यादा इथेनॉल मिल रहा है, मुझे बताया भी नहीं जा रहा है। तो ये धोखा नहीं अच्छा है नॉर्मल लोगों के साथ। पहले आपने E20 अलग से पंप्स देखे होंगे, आज गायब क्यों हो गए हैं? क्योंकि नॉर्मल पेट्रोल E20 मिल रहा है। क्या आपको एक चीज पता है? 99.99% लोगों को नहीं पता होगी। उसका सिंपल सा तरीका है कि आप E10 फ्यूल भी दो, महंगा करके दे दो। कम से कम आदमी को ध्यान में तो रहे कि अगर गाड़ी उसको E10 में चलानी है, थोड़ा 5-6 रुपए महंगा करके दे दो, जैसे XP95 देते हो। तो उस वजह से क्या होगा कि ऑप्शंस रहेंगे आपके पास। और दूसरी चीज ये कि आज मैंने 2025 में E20 कंप्लायंट गाड़ी ले ली, कल आप 2-3 साल बाद E30 हो जाएगी, वो गाड़ी पुरानी हो जाएगी, उसमें डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो वहां पे आप ये कर सकते हो कि जो E30, E40 वटेवर जो भी फ्यूल है वो कंसिडरेबल अमाउंट कम होना चाहिए कंपेयर टू नॉर्मल फ्यूल। लेकिन क्या आपको ये चीज पता है कि होंडा एक ऐसी कंपनी है जिसने 2009 से E20 कंप्लायंट गाड़ियां देना स्टार्ट कर दी थी। तो जिसके पास 2009 की भी होंडा सिटी होगी ना, वो E20 कंप्लायंट होगी, वो बात अलग है कि उसका रजिस्ट्रेशन खत्म हो चुका होगा। अब इन्हीं गाड़ियों को जब हम बेचने जाते हैं, ठीक है, तो बिकती तो है नहीं। अब 15 साल बाद, 10 साल बाद स्क्रैप में जाएंगी। भाई स्क्रैप वालों का क्या है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो होती है वो सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन 0 करिए, ठीक है, टैक्स रिबेट बिल्कुल प्रॉपर। दूसरी चीज ये कि आप जो नेक्स्ट गाड़ी ले रहे हैं, ऐसे 2-3-4-5% का नहीं, उसमें अच्छा खासा मतलब 10-15% का जो है वो रिबेट चाहिए होगा। तब ये चीज होगी कि जो 4-5 लाख रुपए जब डिस्काउंट होगा तब ईजियर होगा। आप जो खत्म तो कर दी गाड़ी, लेकिन जो नेक्स्ट ले रहा है आप उसके लिए इजी करना चाहिए ना। इजी इन द सेंस कि अच्छा खासा प्रॉपर अमाउंट, अगर वो 20 लाख की गाड़ी ले रहा है तो लगभग 4 लाख रुपए का उसको डिस्काउंट मिलना चाहिए। वहां पे वो चीज नहीं करते हैं, उसको अच्छे खासे 18-19 लाख रुपए देने पड़ेंगे स्क्रैप करने के बाद भी। तो वहां पे दिक्कत आ जाती है। तीसरी चीज आ जाती है जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो है सेफ्टी। वही बात है कि अगर आप ये चीज बोलोगे कि सारी चीजें बुरी बुरी हैं
लेकिन मैं सारी चीज़ें बुरी नहीं बोलता हूँ गवर्नमेंट की। बहुत से लोग भारत एनकैप को आज भी जो है वो बुरा भला बोलते हैं कि भाई ये तो सारी कार्स को 4-5 स्टार्स दे रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। लेकिन मैं उतना इस तरीके से भारत एनकैप को नीचा नहीं मानता। मुझे पता है कि भारत एनकैप के नॉर्म्स डिट्टो सेम है ग्लोबल एनकैप से, हेयर एंड देयर 2 पॉइंट का डिफरेंस है, लेकिन जो नॉर्म्स हैं, जो टेस्टिंग क्राइटेरिया है, बिल्कुल सेम है। अब उससे क्या है, साइलेंटली ये सारी कंपनीज को ये चीज चली गई कि भाई आज तो वो टेस्ट मैंडेटरी नहीं है। हो सकता है आगे आने वाले टाइम में कि वो मैंडेटरी हो जाए, जैसे आपको एसी में, रेफ्रिजरेटर में लिखा होता है कि आपको देना ही देना है स्टार्स की वैल्यू, वैसे भारत एनकैप से लेनी ही लेनी पड़े। लेकिन सेफ्टी में ऐसी बहुत सारी चीजें बची हैं जो ऊपर ऊपर से लीपापोती कर दी है, लेकिन बेस आप कैसे ठीक करोगे, बेस पे आप जो है काम करना चाहिए। एक्चुअल सेफ्टी में इश्यूज हैं वो हैं जो लॉज हैं हमारे, वो इम्प्लीमेंट ही नहीं होते हैं रोड पे। भाई आप ये चीज बताओ कि फायदा क्या हुआ। क्या आपको एक चीज पता है कि इसी साल जो है पार्लियामेंट में ये चीज बोली गई थी कि हमने तो बहुत रोडें बना दी, लेकिन बहुत दुख के साथ ये बोलना पड़ रहा है कि इस बार और ज्यादा लोग मर गए, 2024 में और ज्यादा डेथ्स हुई हैं हाईवेज पे। मैंने ये कहा था कि 2024 समाप्त होने के पहले 50% डेथ और एक्सीडेंट हम कम करेंगे। कम तो हुए नहीं, उल्टा एक्सीडेंट और बढ़ गए। कि वही चीज, फाउंडेशन खराब है। फाउंडेशन क्या होती है? फाउंडेशन ये होती है कि आपका जो लाइसेंस देने का पैटर्न है, तरीका है, आपका जो ओवरऑल ट्रैफिक सेंस है, वो तो आपने सिखाया ही नहीं लोगों को। और तगड़े हाईवेज दे दिए और 5 स्टार गाड़ी दे दी। अब आप इंडियन को 5 स्टार गाड़ी दे दो और वो टेस्ट भी ना करे। भाई यहाँ पे तो ये चीज है लोगों के कि 4-5 स्टार गाड़ी आ जाती है तो कहते हैं अरे टेस्ट करके मानेंगे। अब तो हम कैसे कैसे मान लें कि ये 4-5 स्टार है। तो ये एटीट्यूड है भैया लोगों में, और ये एटीट्यूड परकुलेट करता है छोटे ई रिक्शा, स्कूटर, बाइक्स जब हाईवेज पे चलती हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी कहीं भी मुड़ सकता है। तो ये जो एटीट्यूड है, ये जबरदस्ती सेफ कार्स ठूस ठूस के जो है वो और बिगड़ता है। ये ऐसा नहीं होता है कि ये सुधर जाए। सबसे इजी तरीका पता है आपको क्या होता है बेस ठीक करने का? वो ये होता है कि अगर इतने हिस्ट्री चैप्टर्स हम लोग बदल सकते हैं तो क्यों नहीं प्राइमरी एजुकेशन में 4th, 5th, 6th क्लास में जो मतलब बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं, उनको हम एक बुक दें जिसमें बुक का नाम हो सिविक सेंस। उस बुक में एक चैप्टर हो, उसका नाम हो ट्रैफिक सेंस। बचपन से आ गया। कितना मुश्किल है भाई कि जो है वो लेफ्ट साइड में जाओ तो लेफ्ट इंडिकेटर दो, राइट साइड में लेन फॉलोइंग क्या होती है, कैसे जो है वो आपको कौन सी लाइट जलानी है, लो बीम पे रखनी है, कितना इजी है बच्चों को पढ़ा। तो ये तो हो गई फ्यूचर जनरेशन की बात। जो आज गाड़े एकदम गंवार लोग जो चला रहे हैं, जिनको फ्री में लाइसेंस मिल गया, सिंपल सी चीज है कि एक रात में अगर नोटबंदी हो सकती है तो उनको 3-4-5 महीने का टाइम दो। जितने भी लाइसेंस होल्डर्स हैं उनको बोलो आपका रीटेस्ट होगा, आप जो है वो रीटेस्ट करवाओ, तगड़ी तरीके से टेस्ट लो, और उसके बाद जो जिसमें गड़बड़ आए उसको बोलो सीख के आओ और फिर टेस्ट दो। तब तक आपको लाइसेंस आपका रिन्यू नहीं होगा। 3-6 महीने का आप टाइम दे दो तो वो जो है वो हो जाएगा, ऐसे कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन वही बात है, करने का जब तक विजन नहीं होगा तब तक नहीं होगा। वही सिंपल सी चीज है कि अगर आप आरटीओज में इन सब चीजों पे सख्ती नहीं करेंगे तो रोड्स और ज्यादा डेंजरस होती जा रही हैं, क्योंकि रोड्स और बढ़िया हो रही हैं और ज्यादा स्पीड से लोग भिड़ते हैं आपस में जब जो है वो बहुत अच्छी रोड जाती है। इसी वजह से डेथ्स बढ़ती चली जा रही हैं उल्टा, जब कार सेफ होती चली जा रही है तो। और कार्स को सिर्फ क्यों सेफ बनाना भाई, हमने गाड़ियों में बहुत बढ़िया सॉफ्ट बम्पर्स लगा दिए हैं और बिल्कुल पेडेस्ट्रियन को चोट नहीं लगेगी। लेकिन ट्रैक्टर में जो है वो पहिया लगा है आगे, ई रिक्शा में पहिया लगा है, और बाकी मैक्सिमम जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं उसमें लोहा लंगड़ लगा हुआ है ना। सिर्फ जो प्राइवेट गाड़ी ओन करते हैं उनको एकदम सॉफ्ट बम्पर मिले, तो ये तो गलत है। सिंपल सी चीज है, जो एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट है, जो ई रिक्शा है, वो 20 से 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे हाईवे पे चल रहा है और सीधे भी नहीं चल रहा है। मेरे साथ कम से कम हजारों बार ये चीज मैंने देखी है कि ई रिक्शा और यहाँ पे जो है वो ट्रैक्टर उल्टे आ रहे होते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा ट्रैफिक सेंस की उन्हीं को जरूरत है। गाड़ी वाला तो फिर भी थोड़ा बहुत उसको पता होता है। तो ये कोई सेंस ही नहीं बनता इस बात की। भाई आप हाईवे पेट्रोलिंग गाड़ियों को बोल सकते हो कि जो उल्टा आ रहा है उस पर कम से कम 10,000 रुपए का चालान होना चाहिए। अगर नॉर्मल रेड लाइट तोड़ना 1,000 का है तो इतना ज्यादा जान जोखिम में डालना 10,000 क्यों नहीं है या 20,000 क्यों नहीं है? तो ये चीज हो जाती है कि रूल्स को इंप्लीमेंट करना जिससे एक्चुअल फायदा हो, क्योंकि जो रॉन्ग वे लोग आते हैं वो तो लिटरली दोनों की स्पीड कंबाइन हो जाती है रिलेटिव स्पीड एक्सीडेंट होने में, वो तो सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। और मेरे पास, मैं आपको लिटरली एक चीज बताऊं, सेफ्टी से रिलेटेड 1000 और टॉपिक्स हैं कि मेरे से कोई बात कर लो, मैं आपको लिटरली दिखा दूंगा कि बस के पीछे के गार्ड्स का डिजाइन क्या होना चाहिए कि जिस वजह से गाड़ियां अंदर ना घुसें। मैं आपको लिटरली दिखा दूंगा, लेकिन कोई पूछने वाला ही नहीं है, किसी से कोई पूछना ही नहीं चाहता। एकदम बेसिक गार्ड्स होते हैं। पुरानी जो ट्रक्स चल रही हैं उनका तो ना पोल्यूशन हो रखा है, काला धुआं छोड़ रही हैं, और उसके बाद जो उनका पीछे गार्ड्स है वो भी खराब है, सभी चीजें खराब है, एक्सट्रीमली डेंजरस फॉर पीपल एज वेल एज एनवायरमेंट। तो ये सब चल रही है देश में, ये चीजें ज्यादा
दिक्कत वाली हैं और ये पैटर्न होना चाहिए, ये सीक्वेंस होनी चाहिए इनको सुधारने की। ये नहीं कि बैन बैन बैन, इस तरीके से नहीं होता है। आपको ऐसा नहीं लगता कि रोड्स बनाने की जो स्पीड है उससे तेज स्पीड अगर हमें रोड फेंस बांटने की होती या फिर यही लाइसेंस वाला जो है वो उसको कर्व करने की होती तो हमारी रोड ज्यादा सेफ होती। ठीक है, रोड बनाओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले क्या करना है वो ये करना है, वो लोगों को सुधारना है और सुधारना जरूरी है। आई नो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो E20 का है, उसमें सिंपल ये चीज है कि डिपेंडेंसी बाहर के देशों से कम होगी, लेकिन आपको छुपाना नहीं है। जो आप इथेनॉल कंटेंट दे रहे हो बताओ। दूसरी चीज, ज्यादा इथेनॉल कंटेंट पे आप सस्ता दो उसको। दूसरी चीज वही कि स्क्रैप में जब गाड़ी जा रही है तो उसको अच्छा खासा 20-30% का ओवरऑल डिस्काउंट मिलना चाहिए, तब वो उसके लिए फायदेमंद रहेगा। इन सब चीजों को करने से जो है वो होलसम फायदा होगा पूरी की पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का। आई डोंट नो ये वीडियो कितनी लंबी हो गई है, लेकिन इस तरीके की बहुत सारी चीजें हैं जो बात करनी चाहिए। ये मेन चीजें हैं जो मैंने आपको जो है वो इस पर्टिकुलर वीडियो के माध्यम से बताई। लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो आपको वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, अगर बहुत अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हो उतना करो। क्या पता किसी के आंख कान में जो है वो कुछ घुस जाए और कुछ फायदा हो जाए। तो यही सारी चीजें मैं सिंपल सी चाहता हूँ, और बाकी जितने भी लोग देख रहे हैं मैं उनसे ये चीज चाहता हूँ कि जब तक ये सारी चीजें सुधर नहीं रही हैं, बी विजिलेंट। मतलब लिटरली आपको बहुत ही तेज दिमाग से और बहुत ही ज्यादा ध्यान से आपको गाड़ी चलानी है, स्पेशली ऑन हाईवेज। बाकी आपको कंसल्टेशन वगैरह का तो पता ही है, डिस्क्रिप्शन में आपको सब कुछ मिल ही जाएगा। लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो आपको वीडियो कैसी लगी और कौन से टॉपिक्स आप कवर करना चाह रहे हो। चलो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।